का काज़मी साहब के साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं कि आज मौजूद सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारी सिविल पिटिशन लीव टू अपील थी। हमने दो बातों के ऊपर इंतज़ार किया हुआ था कि पहला कि बच्ची को फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस तक जो है वो शेल्टर होम मुंतकिल किया जाए, और दूसरा कि इसके अंदर एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करा के जो कि एक मेडिकल एविडेंस हाई कोर्ट के सामने आया है उम्र के लिहाज से उसकी हकीकत मालूम की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हमें बहुत तहम्मुल के साथ सुना, एक नहीं एक से ज़ायद बार सुना, वालिद साहब को भी तफसील से डिटेल के अंदर सुना, मगर सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है जिसके अंदर फ़िलहाल उन्होंने एक एज सर्टिफिकेट को माना हुआ था कि उसकी कोई हैसियत है और बच्ची का एक बयान है। तो अदालत ने कहा कि इस वक्त इस जगह के ऊपर ये हमारा इख्तियार नहीं है कि हम किसी इंसान को जो एक हाई कोर्ट से डिक्लेयर हुआ हो फ़िलहाल कि वो बालिग है, आज़ाद है, कहीं जाना चाहता है और एक एज का डॉक्यूमेंट है, हम ये फ़ैसला कर सकें। तो बेहतर ये होगा कि फ़िलहाल आप रेमेडी जो सीख कर रहे हैं मेडिकल ऑथेंटिकेशन टेस्ट के हवाले से उस पर कोई डायरेक्शन दी जाए। तो हमने उसी लिहाज से अपनी जो आज सिविल पिटिशन लीव टू अपील है उसको नॉट प्रेस किया है। नॉट प्रेस से मुराद है कि हमने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली है कि जी फ़िलहाल हम इसको आपके सामने दरख्वास्त को नहीं कह रहे कि इस पर कोई हतमी फ़ैसला करें, हम दोबारा आपके सामने पेश होंगे। और फ़िलहाल जब हमने नॉट प्रेस की है तो इस कंडीशन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाज़त दी है और सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये क्या कहते हैं फैसिलिटेशन दी है कि उन्होंने कहा है कि हम ऑसिफिकेशन मेडिकल रिपोर्ट चैलेंज कर सकते हैं, कोई भी कानून या फैसला हमारे इस चीज़ में हायल नहीं होगा। ना सिर्फ ये कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है उम्र के हवाले से वो वालिदैन के यानी कि पिटिशनर के सामने रुकावट के तौर पे नहीं आएंगी, यानी कि जो एज के हवाले से जहाँ तक हाई कोर्ट ने फैसला किया है उसको अब हम ना ट्रायल कोर्ट के अंदर कोई बंदिश है हमारी, वो ना फैमिली कोर्ट में कोई बंदिश है, हम वहाँ पे कानून के मुताबिक अपनी राय इख्तियार कर सकते हैं। और अब दोबारा हाई कोर्ट के अंदर हम आइनी पिटिशन के ज़रिए मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त देंगे तो वहाँ पे भी हाई कोर्ट का ये फैसला जिस पे उम्र के हवाले से बात की है वो हमारे सामने हायल नहीं होगा। अच्छा सर, क्या कहेंगे? ठीक है, ये एक सुप्रीम कोर्ट का इस पर मौक़िफ़ है, इस पर हमारी कुछ अदालतों की नज़ीरें भी हैं। हमारा इख्तिसार ये था कि जी बच्ची माइनर है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही एक बात तय की कि जी पहले ये कन्फर्म तो फिर कर लिया जाए कि बच्ची माइनर है, उसके लिए मेडिकल बोर्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो दरख्वास्त उन्होंने हमारी अलाउ की है कि आप जाइए और आप मेडिकल बोर्ड चैलेंज कीजिए और हाई कोर्ट का फैसला इसमें आपके आगे रुकावट नहीं होगा। तो यानी कि अगर हम मेडिकल बोर्ड के लिए जाते हैं और अगले 60 से 8-10 दिन में आपके सामने एक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आती है कि जी बच्ची वाकई में कम उम्र है और वो उम्र नहीं जो पहले सर्टिफिकेट में आई थी, तो हमारे लिए इसी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे दोबारा खुले हैं कि हम उस नए शवायद के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने आए कि सर अब तो केस बिल्कुल साबित हो गया हतमी तौर के ऊपर कि हाई कोर्ट के सामने भी जो सबूत थे वो सच नहीं थे। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने वो रास्ता हमारे लिए दोबारा खोला आने के लिए। जहाँ तक मुलाकात की बात है तो देखिए जी वालिद की तो यही ख्वाहिश है कि बच्ची कम से न वापस घर में आ जाए। 2 घंटे 3 घंटे 12 घंटे हमारा ये मौक़िफ़ था, अदालत के सामने भी मौक़िफ़ था कि जो बच्ची 2 महीने से मग़विया है उसका जहनी तवाज़ुन कैसा है, वो किस खौफ में मुब्तला है, हम कैसे 12 घंटे की मुलाकात करके तसल्ली दे दें और कोर्ट को बोलें जी हाँ मुतमईन है। तो हमने अपना केस कंटेस्ट किया है और फिर अदालत ने बेहतर समझा कि बेहतर यही इस वक्त है कि आप ऑसिफिकेशन मेडिकल टेस्ट का रिलीफ लीजिए और जो आपको बाकी अदालतों के अंदर कोई मसला है हाई कोर्ट के फैसले से तो उसमें जहाँ तक उम्र की ऑब्जर्वेशन है, ये नहीं कि बच्ची अभी आज़ाद है जहाँ वो गई है, बट जो उम्र के हवाले से उन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशन दी है वो आपके सामने हायल नहीं आएगी। और फैमिली कोर्ट से आप बच्चे की कस्टडी हासिल करना चाहें तो इन अकॉर्डिंग विद लॉ आप वो दरख्वास्त दे सकते हैं। दुआ ज़हरा की जो उम्र है उसका हकीकी तयन किया जाए कि बेशक वो इतना सच्चा तो नहीं होगा, जितना एग्जैक्ट तो नहीं होगा, इतना नादरा का होता है, मगर मेडिकल एविडेंस के भी कोई कायदे और कवानीन होते हैं वो पूरे किए जाएँ। हमें यकीन है कि मेडिकल एविडेंस की रिपोर्ट हमारे हक में आएगी और हमें यकीन है कि उसके साथ हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने होंगे जब ये साबित हो जाएगा कि वो एज सर्टिफिकेट जो है वो एक गैर मामूली अंदाज में कबूल किया गया है और उसकी हैसियत जो है कानूनी तौर पे वो सही नहीं थी और उसके अंदर जो अंदाज़ा लगाया गया था उम्र का वो भी गलत था। कोई भी कानून या फैसला हमारे इस चीज़ में हायल नहीं होगा। ना सिर्फ ये कि हम अब मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त दे के जो एज सर्टिफिकेट आई है उसको चैलेंज कर सकते हैं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ तक बाकी कोर्टों की बात है, जिससे आपको पता है ट्रायल कोर्ट में C क्लास में चलान आया है कि जी बच्ची तो बड़ी उम्र की है, हाई कोर्ट में ये बात हुई है, या फैमिली कोर्ट में हम जाते हैं कि जी फैमिली कोर्ट में बच्ची की कस्टडी देगी, शादी नाजायज़ है, तो वहाँ पे भी वो कह सकते हैं कि जी बच्ची की उम्र है। तो सुप्रीम कोर्ट है जहाँ चाहना चाहे जाए, यानी कि बच्ची घर भी आ सकती है, बच्ची मरकजी मुल्जिम के पास भी जा सकती है और बच्ची किसी तीसरी जगह भी जा सकती है अगर जाना चाहे तो अगर या तो हाई कोर्ट ने कहा होता
کہ جی یہ انہوں نے چونکہ مرکزی ملزم کو جو مبینہ شوہر ہے اس کو کسٹڈی دے دی ہے اور کہا ہے کہ ان دونوں کو ساتھ رکھا جائے اور ان دونوں کو نہ جدا کیا جائے. پھر ویلیڈیٹی آف میرج اور کیا شریعہ کا اطلاق اس پہ ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے وہ سوال آتے. اس وقت آپ نے کے سامنے ہم نے میڈیا سے شیئر بھی کیا تھا, ہماری جو پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل ہوئی ہے, ہم نے نکاح نامہ کی ویلیڈیٹی پہ سوال نہیں اٹھائے. وہ سوال ایکسکلوزیو جورسڈکشن ہے فیملی کورٹ کے لیے. بغیر اس نکاح خواہ کو کراس ایگزامن کیے ہوئے, بغیر اس نکاح خواہ کے اس نکاح نامے کے گواہوں کو کراس ایگزامن کیے ہوئے, بغیر مبینہ دلہن اور دلہا کو کراس ایگزامن کیے ہوئے کوئی بھی عدالت یہ طے نہیں کر سکتی کہ نکاح نامہ جاری ہے. تو اس لیے یہ دائرہ کار ہے نہیں سپریم کورٹ کا. میں اگین آپ کے توسط سے عام عوام کو یہ نالج دینا چاہوں گا کہ ہمیں لگتا ہے کہ جی میٹر سپریم کورٹ میں ہے تو ایک دن میں سب ختم ہو جائے گا, جو کہ فلموں میں ڈراموں میں ایسا ہی ہوتا ہے. عدالتوں کا دائرہ کار ہوتا ہے. کسٹڈی کے معاملات, نکاح نامے کی ویلیڈیٹی فیملی کورٹ دیکھتا ہے, سول کورٹ دیکھتا ہے. کمسن بچہ کہاں جائے گا یہ گارڈین کورٹ دیکھتا ہے. آپ کا میڈیکل بورڈ ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ آپ آئینی پٹیشن میں جائیں گے. ملزم کو سزا کیا ہوگی یہ آپ ٹرائل کورٹ میں جائیں گے. اور ہائی کورٹ کے فیصلے کی اپیل کے حوالے سے جو دائرہ کار ہے آپ سپریم کورٹ آئیں گے. تو یہ الگ الگ دائرہ کار ہیں عدالتوں کے, اور ہم ہر جگہ کے اوپر ان اکارڈنس ود لا اپنی درخواست دے رہے ہیں. اس میں کہیں انہوں نے یہ ویو نہیں دیا کہ یہ نکاح نامہ جعلی ہے. دیکھیے نکاح نامہ ویلڈ ہے یا انویلڈ ہے, اس کا صرف ایک طریقہ قانون کے اندر ہے, سوٹ فار جیکیٹیشن, جو کہ فیملی کورٹ سول کورٹ کرتا ہے, اور کوئی عدالت مجاز نہیں اس بات کی. فی الحال یہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک نکاح نامہ ہے جس کے اوپر اس کی عمر جو ہے وہ غلط لکھی ہے. مگر جب ہم جج صاحب کے سامنے دوبارہ پیش ہوئے ہیں تو محترم جج صاحبان نے پورا ڈاکیومنٹ دستاویزات دیکھے ہوئے تھے, اور ان کے علم میں یہ بھی تھا کہ ڈیٹ آف برتھ نادرا کے ریکارڈ میں 2008 ہے, اور یہ بھی تھا کہ یہ ڈاکیومنٹ 2015 کو اجرا ہوئے ہیں. یہ خود عدالت نے ہمارے سامنے جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں یہ خود ان کے سامنے بات تھی. اسی وجہ سے کوئی وجہ ہے کہ عدالت نے ہماری درخواست دی ہے کہ ایون ہم نے پٹیشن واپس لے لی ہے, مگر انہوں نے کہا کہ جی ہاں میڈیکل بورڈ سے آپ پروسیڈ کریں اور آپ درخواست دے کے چیلنج کر سکتے ہیں. اچھا, اسلامی روح سے جو تمام فقہ جو ہے وہ بڑے بڑے مفتیان کے بھی پہنچنا آ گئے کہ یہ نکاح مانا ہی نہیں جا سکتا, جائز ہو نہیں سکتا کہ بنی کی اجازت. دیکھیے اس وقت ایک ذہن میں چیز نوٹ کیجئے, آپ ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھیے. ہائی کورٹ نے دعا زہرا کو جو اس کیس کا ملزم ہے اس کی کسٹڈی میں نہیں دیا ہے. ہمارا یہ ایک آرگیومنٹ ہے کہ نتیجہ یہی نکلا ہے, مگر ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ بچی آزاد ہے, جہاں چاہنا چاہے جائے. یعنی کہ بچی گھر بھی آ سکتی ہے, بچی مرکزی ملزم کے پاس بھی جا سکتی ہے, اور بچی کسی تیسری جگہ بھی جا سکتی ہے اگر جانا چاہے تو. تو اگر یا تو ہائی کورٹ نے کہا ہوتا کہ جی یہ انہوں نے چونکہ مرکزی ملزم کو جو مبینہ شوہر ہے اس کو کسٹڈی دے دی ہے اور کہا